नमस्कार मित्रों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस हिस्ट्री का 9th और लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है हेरिटेज मैनेजमेंट। ये इसका सेकंड और लास्ट वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको तुरंत पता लगे। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक्स शेयर किए हैं, वो क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी भी शेयर की है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसाइक्लोपीडियाज। एनसाइक्लोपीडिया इज अ सिस्टमैटिक कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स। देखिए, एनसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? एनसाइक्लोपीडिया उसे कहते हैं जिसमें एक सिस्टमैटिक कलेक्शन और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो इंफॉर्मेशन का या नॉलेज का, ज्ञान का। अलग अलग विषयों पर होता है वो। द इंफॉर्मेशन और नॉलेज इन एनसाइक्लोपीडिया इज अरेंज्ड विथ अ स्पेसिफाइड मेथड। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ज्ञान अरेंज किया जाता है वो एक विशेष पद्धति से किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग अवेलेबल नॉलेज एंड मेकिंग इट एक्सेसिबल इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पूरा जो नॉलेज है अलग अलग विषयों पर, बहुत विषयों पर होता है, तो वो सारा नॉलेज ठीक तरीके से अरेंज करना और वो लोगों को, जो लोग उसे देख रहे हैं, उनको आसानी से जिस विषय में इंटरेस्ट है उस विषय के बारे में इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंचाना आसानी से। बेनिफिट्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडियाज मेक वास्ट वॉल्यूम ऑफ नॉलेज एक्सेसिबल टू रीडर्स। एनसाइक्लोपीडिया के बेनिफिट्स क्या है? तो एनसाइक्लोपीडिया क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान जो होता है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो पढ़ने वाले हैं उनको अवेलेबल करवा के देते हैं। इट कैन हेल्प इन सेटिस्फाइंग देयर क्यूरियोसिटी। इसमें क्या होता है, लोगों को बहुत कई सारे विषयों में उत्सुकता होती है, कई सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता होती है, तो वो उत्सुकता का समाधान करने के लिए वो एनसाइक्लोपीडिया काम आते हैं। एनसाइक्लोपीडियाज प्रोवाइड फंडामेंटल इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। देखिए, एनसाइक्लोपीडिया क्या करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन किसी भी विषयों की देते हैं, जैसे जिनसे उनको ठीक तरीके से समझा जा सकता है। Thus the reader gets motivated to read extensively। इससे क्या होता है, जो भी पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसको वो पढ़ने की और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। Encyclopedias make the existing knowledge easily accessible to scholars and researchers and also highlight research areas which have not yet received enough attention। देखिए, एनसाइक्लोपीडिया क्या करते हैं, जो भी अवेलेबल नॉलेज है वो स्कॉलर्स और रिसर्चर्स को वो उन्हें कलेक्ट करते हैं और उन्हें ठीक तरीके से अवेलेबल करता है, अरेंज करते हैं, ताकि पढ़ने वालों को इजीली जाए कोई भी विषय ढूंढना। और जो ऐसे नए एरिया है जिन पर रिसर्च करना आवश्यक है, वैसे भी विषयों उनमें डाले जाते हैं। एनसाइक्लोपीडियाज आर इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट ऑफ कल्चरल राइपनेस ऑफ अ सोसाइटी। देखिए, एनसाइक्लोपीडिया एखादी सोसाइटी में, एखादे समाज में कितने एनसाइक्लोपीडिया छापे गए हैं उससे ये देखा जा सकता है। वो निर्देशक होता है कि इस बात का कि वो सोसाइटी, वो समाज जो है वो सांस्कृतिक दृष्टया वो कितना परिपक्व है, मतलब कितना मैच्योर है, कितना आगे बढ़ा हुआ कल्चर है उनका, कितना एडवांस कल्चर है, वो देखा जा सकता है। द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल नीड्स ऑफ अ सोसाइटी डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर वुड बी क्रिएटेड। देखिए, समाज की जो भी आवश्यकता होती है, समाज के बुद्धिवादियों की या फिर समाज के संस्कृति की, उसके अनुसार एनसाइक्लोपीडिया साहित्य जो है वो बनाया जाता है। Accuracy, meticulousness, objectivity, standardized format of presentation and updated information are the criteria for
डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ एन एनसाइक्लोपीडिया। देखिए क्या क्या लगता है एक एनसाइक्लोपीडिया डिजाइन करने में। एक्यूरेसी, जो भी इंफॉर्मेशन आप छाप रहे हो उसमें वो एक्यूरेट होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। मेटिकुलसनेस, मतलब वो डिटेल होनी चाहिए, पेचीदा और बारीकी से होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, मतलब जिस सब टॉपिक पर है उसके उसी टॉपिक पर मतलब थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डिटेल तो देना इतना पॉसिबल नहीं है पूरी इंफॉर्मेशन, तो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब एक विशेष ढांचा बनाना चाहिए और उसी ढांचे से पूरे एनसाइक्लोपीडिया की पुस्तक में वो इंफॉर्मेशन डाली जानी चाहिए। और अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया है किसी भी एनसाइक्लोपीडिया को डिजाइन करने का। In order to incorporate the latest available information, revised editions of encyclopedias or supplements to original editions need to be published। देखिए जो भी ज्ञान होता है वो तो स्थिर नहीं होता है, वो बदलते रहता है। जैसे जैसे नई खोजें होती है वैसे वैसे उसमें बदलाव होते रहते हैं। तो जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, उसके अनुसार नए नए एडिशंस उनके निकालने पड़ते हैं। जैसे एक पहले की एडिशन होती है 2001 में, अगर पहली एडिशन निकाली है तो बाद में कुछ और इंफॉर्मेशन आ गई, उसमें बदलाव हो गए जो भी इंफॉर्मेशन है, तो 2005 में दूसरी एडिशन निकाली, ऐसी तरीके से 2007 में तीसरी एडिशन निकाली। तो उसी बुक्स के जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उसमें डालकर या चेंज करके नए एडिशंस निकाले जाते हैं, या फिर उसी पुस्तक को सप्लीमेंट्स लगाए जाते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के। एनसाइक्लोपीडियाज आर अरेंज्ड आइदर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स। देखिए एनसाइक्लोपीडिया में मोस्टली इंफॉर्मेशन जो होती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज की जाती है, मतलब अल्फाबेटिकल है, ABCD क ख ग घ ऐसे, या फिर ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स, विषयों का जो क्रम है उसके अनुसार वो लगाया जाता है। द टाइप ऑफ ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय कीपिंग द कन्वीनियंस ऑफ रीडर्स इन माइंड एंड द ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू द इंफॉर्मेशन। सबसे महत्व किसे दिया जाता है, सबसे अधिक महत्व तो ऑर्डर कैसे डिसाइड की जाती है, तो रीडर्स को, जो पाठक है, जो पढ़ने वाले हैं, उनको सुविधा कैसे हो, उनको सुविधाजनक तरीके से पढ़ते आना चाहिए, उनको जल्दी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन वो जानना चाहते हैं वो उस तरीके से वो इंफॉर्मेशन अरेंज की जाती है। एन इंडेक्स एट द एंड ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया इज वेरी कन्वीनियंट इन दिस रिगार्ड। देखिए दो इंडेक्सेस होते हैं, जो बड़ी बड़ी पुस्तकें होते हैं, अगर आपने देखी होगी कोई पुस्तकें तो उसमें दो इंडेक्सेस होती है। एक तो शुरुआत में होती है जिसमें सारे टॉपिक्स या चैप्टर्स वगैरह होते हैं, और दूसरी इंडेक्स होती है पीछे की तरफ, और पीछे वाले इंडेक्स में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, मतलब अल्फाबेटिकली कोई भी शब्द, अगर आपको क्यूरियोसिटी है कोई शब्द के बारे में, तो वो शब्द लेकर आप वो अल्फाबेटिकली ढूंढकर पीछे वाले इंडेक्स में आप उसे ढूंढ सकते हैं। छोटे छोटे शब्द जो आए हैं उस एनसाइक्लोपीडिया में, वो एक आधा शब्द है, समझो कैट ये शब्द है, तो कैट अगर आप देखते हैं पीछे वाले इंडेक्स में, तो कैट ये शब्द इस पूरे एनसाइक्लोपीडिया की पुस्तक में कहां कहां आया है, उसके सारे पेज नंबर्स कैट के वर्ड के सामने लिखे हुए होंगे, ऐसा होता है। तो आप वो सारे पेजेस ढूंढकर देख सकते हैं और आपको जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। इससे काफी सुविधा होती है। The encyclopedia can be created either by a single editor or an editorial committee। जो भी encyclopedia होता है वो एक तो अकेले एक संपादक द्वारा बनाया जाता है, एडिटर जिसे बोलते हैं, जो पूरा कलेक्शन करता है इंफॉर्मेशन का, कंपाइलेशन करता है, अरेंजमेंट करता है सिस्टमैटिक वो, या फिर एक एडिटोरियल कमिटी होती है जो संपादक आयोग होता है, टीम होती है उनकी। द आर्टिकल्स इन द एनसाइक्लोपीडिया आर रिटन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। अलग अलग विषयों पर उनमें आर्टिकल्स होते हैं, तो वो सारे आर्टिकल्स जो है वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के जो प्रवीण लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके द्वारा वो लिखे जाते हैं। टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडियाज कैन बी अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। मुख्यतः एनसाइक्लोपीडिया के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला है डिक्शनरीज, इनको मराठी में या हिंदी में बोलते हैं शब्दकोश, डिक्शनरीज। सेकेंड है कॉम्प्रहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया, मतलब विश्वकोश। थर्ड है एनसाइक्लोपीडिक कोश सदृश लिटरेचर, कोश सदृश बोलते हैं उसे। और फोर्थ है इंडेक्सेस, अनुक्रमणिका।
डिक्शनरीज देखते हैं। डिक्शनरीज अरेंज द वर्ड्स इन अ लैंग्वेज इन अ सर्टन ऑर्डर दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज मोर कॉमन। देखिए डिक्शनरीज में क्या होता है, जिस भाषा में वो डिक्शनरी है उस भाषा के शब्द सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो लगाए जाते हैं। जैसे डिक्शनरीज भी दो तरह, मतलब कई सारे तरह की होती है। जैसे समझिए इंग्लिश मराठी ऐसी डिक्शनरी है। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश मराठी, इसका मतलब क्या है? इंग्लिश मराठी मतलब पहले इंग्लिश स्पेलिंग में, इंग्लिश स्क्रिप्ट में वो शब्द लिखा होगा CAT कैट, फिर बाद में इंग्लिश, सेकेंड इंग्लिश का मतलब है उसका प्रोनाउंसिएशन दिया होगा जो इंग्लिश में होता है। मराठी के मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट में उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा जाएगा कैट, क के ऊपर ऐसा कैट, ट ऐसा। और मराठी थर्ड मतलब उसका मीनिंग जो है वो मराठी में दिया जाएगा, और इसका जो सारे शब्द होंगे वो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। या दूसरा है मराठी इंग्लिश भी हो सकती है डिक्शनरी। इसका मतलब है मराठी शब्दों का इंग्लिश में मतलब, कोई व्यक्ति अगर ब्रिटिश व्यक्ति है, इंग्लिश व्यक्ति है और उसे मराठी भाषा सीखनी हो तो उसके लिए ये मराठी इंग्लिश डिक्शनरी काम में आती है। उसमें फिर मराठी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से शब्द होंगे, अ आ ई से लेकर क ख ग से लेकर ज्ञ तक, तो ऐसा होगा। और फिर उसमें मराठी पहला जो शब्द होगा वो अपनी देवनागरी भाषा में होगा, फिर उसके बाद मराठी मतलब उनके इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश स्क्रिप्ट में वही वर्ड लिखा जाएगा, उनको प्रोनाउंस कैसे करना है वो पता चलने के लिए। और थर्ड है इंग्लिश, मतलब उसका अर्थ जो है, उसका मीनिंग जो है वो इंग्लिश में दिया जाएगा। उसे बोलते हैं मराठी इंग्लिश डिक्शनरी, या दूसरी पहली वाली देखी थी वो इंग्लिश मराठी डिक्शनरी। ऐसे बहुत से भाषाओं के दूसरे भाषाओं में रूपांतरण करने वाले डिक्शनरीज यानी शब्दकोश होते हैं। इट गिव्स मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड इटिमोलॉजी। तो डिक्शनरीज में मुख्यतः क्या होता है, शब्दों के अर्थ होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, और इटिमोलॉजी मतलब कोई भी शब्द, व्युत्पत्ति बोलते हैं इटिमोलॉजी। व्युत्पत्ति मतलब क्या, तो कोई भी शब्द अगर है तो उसका मूल क्या है, मूल कौन सी भाषा से वो शब्द आया है, उसका कैसे रूपांतरण होते गया और वो कैसे आता गया। अगर एग्जांपल देखना है तो मदर, ये अगर हम शब्द देखते हैं मदर जो शब्द है इंग्लिश का वो लैटिन भाषा से आता है मैटर नाम के, मैटर। और मैटर ये लैटिन भाषा का जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से आता है मातृ। इस भाषा मातृ का मैटर हो गया, मैटर का मदर हो गया। तो ये हो गया इटिमोलॉजी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज, कॉम्प्रहेंसिव डिक्शनरीज विच इंक्लूड ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्ड्स। कॉम्प्रहेंसिव डिक्शनरीज मतलब ऐसी डिक्शनरीज जिनमें कुछ पर्टिकुलर शब्द होते हैं। फिर डिक्शनरीज ऑफ टर्मिनोलॉजी मतलब जिसमें अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं, अलग अलग। जैसे अगर आप नए टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं, टेक्निकल शब्द जो होते हैं, साइंटिफिक वर्ड्स जो होते हैं, उनकी डेफिनेशन होती है, उनकी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अगर बायोलॉजी, ये एक टर्मिनोलॉजी हो गई। बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हो गया है। तो फिर जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो ये सारे हो गए ये जो है बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारी टर्मिनोलॉजी है। तो ऐसे सिर्फ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताने वाली जो डिक्शनरी होती है ऐसी भी होती है। डील्स विद द टर्म्स ऑफ पिक्यूलियर और टू अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, उसे बोलते हैं टर्मिनोलॉजी डिक्शनरी। और इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी मतलब किसी भी शब्द का ओरिजिन कहां पर है, किस भाषा से वो आया है, किस भाषा से वो रूपांतरित होकर आया है, कैसे वो रूपांतरण हुआ उसका, वो सब बताने वाली डिक्शनरी को इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी बोलते हैं। फिर है थिसॉरस मतलब क्या होता है कि उससे रिलेटेड शब्द होते हैं। जैसे सिनोनिम्स, कोई पर्टिकुलर शब्द है तो उससे रिलेटेड शब्द कौन से, सिनोनिम्स होते हैं, समानार्थी शब्द। फिर एंटोनिम्स होते हैं, विरुद्धार्थी शब्द, ऐसे अलग अलग। तो वो सारे शब्द उसमें दिए जाते हैं। डिक्शनरीज ऑफ इडियम्स वगैरह, इडियम्स मतलब जो क्या कहते हैं, प्रोवर्ब्स जैसा ही होता है इडियम्स, मतलब म्हणी ज्याला म्हणतात किंवा कहावतें जिसे कहते हैं वैसे। तो इसकी भी डिक्शनरीज होती है प्रोवर्ब्स की वगैरह, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया सेकंड, उसे बोलते हैं विश्वकोश।
There are two types of Vishwakosh. A, it includes all subjects under the sun. For example, Encyclopedia Britannica, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, मराठी विश्वकोश etc. तो क्या होता है, फर्स्ट है पहला जो कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया है उसमें ऑल द सब्जेक्ट्स अंडर द सन, मतलब सारे सब्जेक्ट्स जितने भी नॉलेजेबल है वो सारे सब्जेक्ट्स उसमें कवर किए जाते हैं। उनके एग्जांपल्स है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो ब्रिटेन की है, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश महाराष्ट्र की है, मराठी विश्वकोश ये भी मराठी है। बी है इट इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन वन चोजन सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल भारतीय संस्कृति कोश, व्यायाम ज्ञानकोश एटसेट्रा। तो दूसरा एक टाइप है जिसमें एक ही सब्जेक्ट पर, एक ही विषय पर डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे भारतीय संस्कृति कोश, मतलब भारत में जो जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, जैसे मराठी संस्कृति है, बंगाली संस्कृति है, गुजराती संस्कृति है, तमिल संस्कृति है, मणिपुरी संस्कृति है, वो सारे संस्कृतियों के जो जो इंफॉर्मेशन है वो दी जाती है। उसके बाद व्यायाम ज्ञानकोश, व्यायाम ज्ञानकोश मतलब व्यायाम के ऊपर जो एक्सरसाइज होती है, दुनिया के कौन से हिस्से में कौन से तरह की एक्सरसाइज की जाती है वगैरह, भारत के एक्सरसाइज वगैरह वगैरह अलग अलग। तो इसमें एक ही टॉपिक चुना है, जैसे इंडियन कल्चर और इसमें एक्सरसाइज, तो एक ही टॉपिक चुनकर भी उसके ऊपर पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाले भी होते हैं। थर्ड है एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर, दैट इज उसे बोलते हैं कोश सदृश। It is similar to an encyclopedia which comprises scholarly articles providing information on all possible aspects of one or more predetermined subjects। देखिए इसमें क्या होता है, तो ये एनसाइक्लोपीडिया जैसा ही होता है, जिसमें देखिए ये शब्द अगर देखेंगे कोश सदृश, कोश मीन्स एनसाइक्लोपीडिया और सदृश मीन्स उसके जैसा, तो इट इज सिमिलर टू एनसाइक्लोपीडिया विच कंप्राइजेस scholarly articles providing information on all possible aspects of one or more predetermined subject। मतलब एक या अधिक विषयों पर डिटेल में सारे आर्टिकल्स जितने भी छापे गए हैं रिसर्च करके, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग देशों के अलग अलग रीजन्स के लोगों ने जितने भी आर्टिकल्स छापे हैं, जितने भी रिसर्च पेपर्स छापे हैं, उसके ऊपर उसमें सारे दिए जाते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र जीवन वॉल्यूम 1 और 2, इसमें महाराष्ट्र के जो गांव के लोग हैं, जैसे मराठवाड़ा के लोग, उनका क्या स्टाइल है, फिर कोंकण के लोगों का स्टाइल क्या है रहन सहन का वगैरह, फिर पश्चिम महाराष्ट्र या फिर विदर्भ वगैरह, उन सभी का इंफॉर्मेशन है। शहर पुणे, इसमें वॉल्यूम 1 2 है, इसमें पुणे शहर की पूरी हिस्ट्री, प्रेजेंट, पास्ट, मॉडर्न हिस्ट्री और एकदम मिडिवल हिस्ट्री और प्राचीन हिस्ट्री जो है वो पूरा। फिर है ईयर बुक, मनोरमा, टाइम्स ऑफ इंडिया एटसेट्रा। ईयर बुक मतलब हर वर्ष के अंत में उस साल में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है वो। फोर्थ, इंडेक्सेस। इंडेक्सेस यूजुअली ऑकर एट द एंड ऑफ अ बुक। हाँ, तो इंडेक्सेस जैसे कि मैंने बताया दो होती है। पहली तो एक ऊपर वाली इंफॉर्मेशन देने वाली, चैप्टर्स मेन सब्जेक्ट्स देने वाली जो होती है वो पहले शुरुआत में होती है, और जो डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाली इंडेक्स होती है वो आखिर में होते हैं, अंत में होती है पुस्तक के। देर आर अ फ्यू इंडेक्सेस पब्लिश सेपरेटली, कुछ इंडेक्सेस सेपरेटली भी पब्लिश किए जाते हैं। इंडेक्सेस आर द अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, प्लेसेस, कीवर्ड्स, रेफरेंस बुक्स एटसेट्रा। तो इंडेक्सेस में क्या आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरा लिस्ट होती है, उसमें जिस जिस व्यक्तियों का, जिन जिन विषयों पर, जिन जिन जगहों के बारे में, जिन जिन महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में लिखा गया है, जो जो रेफरेंस बुक्स मतलब जिनमें से ऐसे पुस्तकें जिसमें से इंफॉर्मेशन लेकर वो एनसाइक्लोपीडिया लिखा गया है वगैरह, वो सब कुछ लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द इंडेक्स ऑफ मराठी पीरियडिकल्स प्रिपेयर्ड बाय S.G. दाते। इंडेक्सेस, ये एग्जांपल है, इंडेक्सेस आर हेल्पफुल इन फाइंडिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड इट मेक्स द इंफॉर्मेशन इन अ बुक इजीली एक्सेसिबल। तो इंडेक्सेस से क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन पुस्तकों में दी गई है वो इजीली ढूंढी जा सकती है आसानी से। एनसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री। एनसाइक्लोपीडिया का इतिहास कैसा रहा है? एनसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री एज एकेडमिक एक्सरसाइजेस पुट स्ट्रेस ऑन ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो देना मोस्टली। एनसाइक्लोपीडियाज published in various countries and in various languages may differ in their approach because of different
प्रायोरिटीज। देखिए अलग अलग देशों में प्रदर्शित की जाने वाली जो एनसाइक्लोपीडिया होती है, जो कोश होते हैं, अलग अलग भाषाओं में पब्लिश हो जाने वाले, वो उन देशों के प्रायोरिटीज के अनुसार, मतलब उनमें किन बातों को महत्व दिया जाता है उसके अनुसार वो अलग अलग देशों में बदलते जाता है। देयर स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेशनल पॉलिसीज, एथिकल वैल्यूज एंड आइडियाज। तो उनकी रचना जो होती है वो किन किन चीजों से बदलती है? नेशनल पॉलिसीज मतलब जो शासकीय धोरण, मतलब नीति है शासन की, मतलब सरकारी नीति जो है, सरकारी नियम जो है वो फॉलो करके, फिर एथिकल वैल्यूज, उनकी वहां पर जो सामाजिक नियम है, वहां पर जो मूल्य है, सामाजिक मूल्य, उसके अनुसार, और आइडियाज, आदर्श जो है समाज के, उसके अनुसार। एनसाइक्लोपीडियाज कैन बी अ मीडियम ऑफ स्ट्रेंथनिंग नेशनल आइडेंटिटी। तो एनसाइक्लोपीडियाज की मदद से हमारी किसी भी देश की राष्ट्रीय पहचान को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि उसमें पूरी नेशनल इंफॉर्मेशन डिटेल में दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल भारतीय संस्कृति कोश एडिटेड बाय महादेव शास्त्री जोशी, ये एक एग्जांपल है जिसमें पूरे इंडियन कल्चर, इतना हमारा देश बड़ा है, इतनी डाइवर्सिटी हमारे कल्चर में, तो पूरी सारे बारीकी से इंफॉर्मेशन उसमें कलेक्ट की गई है। इसके एडिटर जो है वो महादेव शास्त्री जोशी है। मेकिंग नॉलेज इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ accessible to everybody can be one of the major drives behind the creation of encyclopedias। देखिए जो समाज के लोग हैं उनको सभी क्षेत्र से नॉलेज, उनको ज्ञान अवेलेबल करवा देना, ये मुख्य उद्देश्य होता है एनसाइक्लोपीडिया बनाने का। एन इंस्पिरेशन टू गेन एंड स्प्रेड नॉलेज मोटिवेट्स आइदर इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ पीपल टू क्रिएट एनसाइक्लोपीडियाज। तो ज्ञान बांटने की जो प्रेरणा होती है, जो हमारे पास ज्ञान है वो सारे लोगों तक पहुंचाना है, ये जो प्रेरणा होती है उससे लोगों को एनसाइक्लोपीडिया बनाने की इच्छा होती है। Hence, encyclopedias are looked upon as outstanding achievements of a society। तो जब कोई एनसाइक्लोपीडिया बनाया जाता है तब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट देखी जाती है समाज की। ज्ञान जो होता है समाज का अलंकार होता है, आभूषण होता है। इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कलेक्टिव इंटेलेक्ट एंड क्रिएटिविटी ऑफ अ सोसाइटी। मतलब वो समाज के पूरे मिलजुल कर उन्होंने जो ज्ञान है उनके पास, और जो क्रिएटिविटी है, सृजनशीलता, मतलब नई चीजें बनाने की जो इच्छा है और कल्पना शक्ति है उनकी, पावर, तो इसका प्रतीक होता है एनसाइक्लोपीडिया का बनना। डू यू नो द फॉलोइंग आर अर्ली एनसाइक्लोपीडियाज। शुरुआती एनसाइक्लोपीडियाज कौन से थे? फर्स्ट, नेचुरल हिस्ट्री वॉज द फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया बाय प्लिनी द एल्डर, पहली शताब्दी एडी में, फर्स्ट सेंचुरी एडी में। सेकेंड है एनसाइक्लोपीडिया, द एनसाइक्लोपीडिया बाय डिडेरॉट, द फ्रेंच फिलोसोफर ऑफ द 18th सेंचुरी सीई, 18वीं शताब्दी का फ्रांस का वैचारक था, उसका नाम था डिडेरॉट, उसने एनसाइक्लोपीडिया छापा था। थर्ड है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। दिस एनसाइक्लोपीडिया वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1767 सीई, 1767 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन द्वारा छापा गया था। दिस इज सपोज टू बी एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन मेकिंग ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। इनके जो एडिशंस है वो आज भी निकलते हैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के। देयर इज एन एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ डिक्शनरीज लाइक निघंटू, शब्दकोश एटसेट्रा। हमारे देश में भी, हम भी कहीं पर भी पीछे नहीं है, तो हमारे देश में डिक्शनरीज आती रही है, जैसे निघंटू नाम की है, शब्दकोश नाम से। द एनसाइक्लोपीडिक वर्क ऑफ महानुभाव सेक्ट, महानुभाव संप्रदाय जो है हमारे धर्म में, सनातन धर्म में महानुभाव संप्रदाय है, तो उनका एक एनसाइक्लोपीडिक वर्क है जिसका नाम है राज्य व्यवहार कोश। किसने बनाया है? कि इन्होंने बनाया है, प्रिपेयर ड्यूरिंग द रीन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। ये जो है राज्य व्यवहार कोश, ये शिवाजी महाराज के कार्यकाल में बनाया गया है, जिसमें उनके कार्यकाल के बारे में, उनके कामकाज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, इंपॉर्टेंट इन द बुक्स ऑफ मेडिवल पीरियड। एनसाइक्लोपीडियाज ऑन द हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स। देयर इज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ क्रिएटिंग एनसाइक्लोपीडियाज ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स। तो बहुत ही समृद्ध परंपरा रह चुकी है एनसाइक्लोपीडिया, इतिहास से रिलेटेड एनसाइक्लोपीडिया बनाने की। भारतीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश जो
प्राचीन भारतीय है, एंशियंट इंडिया जो है, उसके बारे में एनसाइक्लोपीडिया छापा बनाया गया है, किसने, रघुनाथ भास्कर गोडबोले इन 1876 इज द अर्लीस्ट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ दिस काइंड। तो देखिए, हम उस समय ब्रिटिशों के कब्जे में थे, तो ऐसा कोई भी काम करने पर पाबंदी थी उस समय, ब्रिटिशों द्वारा पाबंदी लगाई गई थी, फिर भी उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है भारत के प्राचीन इतिहास पर एनसाइक्लोपीडिया बनाकर। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इंडिविजुअल्स एंड प्लेसेस इन एंशिएंट इंडिया। इसमें प्राचीन भारत के कई सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति और जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू द एडिटर, दोज इंडिविजुअल्स हु लिव्ड इन भारतवर्षा अर्न a name for themselves and were part of us along with their women, their sons, their religions, their lands and capitals, also the rivers and mountains in their lands, whatever their history। इसमें जो भी भारतवर्ष, भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष है, पूरा नाम वैसे देखा जाए तो भारतवर्ष में जो भी प्रसिद्ध बड़े बड़े व्यक्ति हो गए, मतलब पुरुष हो गए, महिलाएं हो गई, फिर उनके बेटे हो गए, फिर उनके धर्म के बारे में, उनकी ज़मीनों के बारे में, उनका राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, उनकी राजधानियाँ कहाँ पर थी, हमारे देश में नदियाँ कौन सी थी या है, माउंटेन्स, पर्वत कौन से है वगैरह, इज गिवन इन दिस एनसाइक्लोपीडिया। 23 वॉल्यूम्स ऑफ महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश एंड एडिटेड बाय श्रीधर वेंकटेश केतकर आर अवेलेबल। तो 23 वॉल्यूम्स है, मतलब 23 पुस्तकें हैं, पार्ट्स है महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश के, इतना बड़ा है, जो श्रीधर वेंकटेश केतकर जी ने बनाया है। द मेजर ड्राइव फॉर केतकर इन क्रिएटिंग इट वॉज टू फैसिलिटेट वाइडर एक्सेस टू नॉलेज एंड टू एक्सपांड द इंटेलेक्चुअल स्फीयर ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल। जो भी मराठी भाषक लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको अपनी संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने जो भी वैज्ञानिक कंट्रीब्यूशन है, जो भी हमने किया है, वो पता होना चाहिए, इसलिए वो बनाया है। His was far reaching view of history which is reflected in these volumes। तो उनका इतिहास के बारे में दृष्टिकोण जो था वो बहुत विस्तार पूर्वक था, बहुत ही वास्ट था, तो वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है, वो उसमें पता चलता है। भारतवर्षीय चरित्र कोश इज अनदर इम्पोर्टेंट एनसाइक्लोपीडिया। भारतवर्षीय चरित्र कोश मतलब महत्वपूर्ण भारत के लोग जो है, व्यक्ति जो है, उनके चरित्र, मतलब उनके बायोडाटा, बायोग्राफीज, वो लिखा गया है। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव एस्टेब्लिश्ड कमिटी नोन एज भारतीय चरित्र कोश मंडल फॉर पब्लिशिंग दिस एनसाइक्लोपीडिया। तो सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव ने एक कमिटी स्थापित की, फिर उसके बाद जिसका नाम था भारतीय चरित्र कोश मंडल, उन्होंने वो पब्लिश किया। 3 वॉल्यूम्स वेर पब्लिश, नेमली भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश इन 1932। ये भी स्वतंत्रता से पहले किया गया है। तो भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश मतलब एंशियंट इंडिया का जो हिस्ट्री है, उसके जो महत्वपूर्ण लोग थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन। भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्र कोश, ये 1937 में पब्लिश हुआ, जिसमें मध्ययुगीन मतलब मेडिवल पीरियड में जो महत्वपूर्ण लोग हो गए उनके बारे में। एंड भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश 1946 में पब्लिश हुआ, मतलब अर्वाचीन मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जिसे बोलते हैं। The first volume includes information on the lives of individuals mentioned in the Vedic literature, including Shruti, Smriti, Sutras, Vedangas, Upanishad, and Puranas, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो देखिए, पहला जो है वॉल्यूम भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश, इसमें जो प्राचीन भारत है, अति वैदिक भारत है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, जिसमें श्रुति, स्मृति, सूत्र है, अलग अलग ब्रह्म सूत्र वगैरह, वेदांगाज है, वेद के अंग, उपनिषद है, फिर पुराण है, हमारे विष्णु पुराण मतलब जिसे भगवत पुराण भी कहते हैं, शिव पुराण है, उनके बारे में, और जैन धर्मीय पुस्तकें हैं, उनके जो तीर्थंकर है उनके बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में, जो गौतम बुद्ध है उनके बारे में, और बुद्ध धर्म मतलब जो जातक कथाएं हैं, जिन्हें कहते हैं जातक कथाएं, मतलब गौतम बुद्ध जी ने उनके अवतार से पहले और बाद में जो भी दूसरे रूप में जन्म लिया था, चाहे वो किसी प्राणी में हो, किसी
पक्षी के रूप में हो या किसी मनुष्य के रूप में हो, वो सारी उनकी कथाएं हैं, उन्हें बोलते हैं जातक कथाएं, वो सारी है। सिमिलरली अदर 2 वॉल्यूम्स कंटेन बायोग्राफीज ऑफ इंडिविजुअल्स इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स। तो बाद में मध्ययुगीन और अर्वाचीन में मेडिवल और मॉडर्न हिस्टोरिकल पर्सन्स के बायोग्राफीज है। डू यू नो सम स्पेशल एन्साइक्लोपीडियाज? फर्स्ट, संगीत शास्त्रकार व कलावंत यांचा इतिहास, लक्ष्मण दत्तात्रय जोशी। लक्ष्मण दत्तात्रय जोशी द्वारा संगीत शास्त्रकार मतलब जो शास्त्रीय संगीत है, हमारा क्लासिकल म्यूजिक है, वो किन्होंने बनाया, उसका ओरिजिन क्या है, और कलावंत मतलब उनके कलाकार जो है, इनका इतिहास, पूरा हिस्ट्री उनका। सेकेंड है क्रांतिकारकांचा चरित्रकोश, SR दाते। तो SR दाते जी ने पूरे जो क्रांतिकारक है हमारे देश के, जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपने प्राण दिए, बलिदान दिया, जो भी हो, भगत सिंह हो, सुखदेव, राजगुरु हो, ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारी, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। इट कंटेन्स बायोग्राफीज एंड इलस्ट्रेशंस ऑफ अबाउट 250 इंडियन रिवोल्यूशनरीज। भारतीय नियरली 250 भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। थर्ड है स्वातंत्र सैनिक चरित्रकोश, NR फाटक। NR फाटक द्वारा स्वातंत्र सैनिक चरित्रकोश, जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उनके बारे में लिखा गया है। इट कंटेन्स द बायोग्राफीज ऑफ दोज हु सफर्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट एंड दोज हु डिवोटेड देयर लाइफ फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जिन्होंने भी जेल में गए, जिनको मृत्युदंड हुआ, और जिन्होंने अपने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पूरा प्राण न्योछावर कर दिए, उनकी सारी इंफॉर्मेशन है। स्थलकोश, स्थलकोश, स्थल मतलब जगह, कोश मतलब इंफॉर्मेशन, कोश का मतलब तो बताया, एनसाइक्लोपीडिया मतलब ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया है ये एक तरह का। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज। देखिए, किसी भी हिस्ट्री अगर जानिए तो वो कहाँ पर घटी है वो भी पता होना चाहिए। तो एनसाइक्लोपीडियाज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अवेलेबल, तो उन्हें बोलते हैं स्थलकोश। फर्स्ट है स्थानपोथी, 14th century CE। स्थानपोथी लिखा गया है, इज एन एनसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट विच इज कंपोज बाय मुनि व्यास ऑफ महानुभाव सेक्ट। महानुभाव संप्रदाय के मुनि जो थे, ऋषि जो थे, व्यास नाम के, उन्होंने, महाभारत लिखने वाले व्यास अलग है, ये अलग है, तो 14वीं शताब्दी में उन्होंने स्थानपोथी नाम की एनसाइक्लोपीडिया लिखा है। इट डिस्क्राइब्स ऑल दोज प्लेसेस विजिटेड बाय चक्रधर स्वामी, द फाउंडर ऑफ महानुभाव सेक्ट। महानुभाव संप्रदाय के जो संस्थापक थे चक्रधर स्वामी, उन्होंने भारतवर्ष में पूरे जहां जहां पर उन्होंने भेंट दी, जहां जहां पर विजिट की, उन सारे जगहों के बारे में और उनकी पूरी जर्नी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इट गिव्स अस एन इंक्लिंग अबाउट महाराष्ट्र इन दोज डेज। तो ये जो है उस समय के महाराष्ट्र का बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन, थोड़ी आइडिया, कल्पना हमें देता है। इट ऑल्सो गिव्स डिटेल्स अबाउट द टाइम, प्लेस एंड बैकग्राउंड ऑफ इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन लीला चरित्र। लीला चरित्र में जो इंफॉर्मेशन है, जो भी जगह के बारे में या फिर समय के बारे में, कई सारी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। हेंस इट इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर राइटिंग अबाउट द लाइफ ऑफ चक्रधर स्वामी। चक्रधर स्वामी के जीवन के बारे में लिखने के लिए या इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एनसाइक्लोपीडिया है। सेकंड, प्राचीन भारतीय स्थलकोश, 1969। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव कंपाइल्ड दिस एनसाइक्लोपीडिक बुक। तो ये प्राचीन भारत के जो महत्वपूर्ण स्थान थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसमें सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव जी ने बनाया है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्लेसेस मेंशन्ड इन वैदिक लिटरेचर। वेद काल में जो भी जगहें वेद काल में वेदों में बताई गई है, जैसे सरस्वती नदी जो आज लुप्त हो चुकी है। अगर आपको पता हो तो आज का जो प्रयागराज नगर है, वहां पर ऐसा माना जाता है कि 3 नदियां मिलती है, सरस्वती, यमुना और गंगा। ऐसी 3 नदियां हैं, उसमें से सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है अब। तो ये सारी जगहें, स्थान जो है वो वैदिक लिटरेचर की उसमें फिर लिखी गई है। फिर है कौटिल्य अर्थशास्त्र, मतलब जो चाणक्य था उसका दूसरा नाम था कौटिल्य। तो उसने पुस्तक लिखी थी कैसे राज्य शासन चलाना चाहिए वगैरह, तो उसे बोलते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र, उस पुस्तक का नाम। पाणिनीज ग्रामर, पाणिनी ने संस्कृत भाषा को पूरा डिटेल में
ग्रामराइज किया, मतलब उसे एक पर्टिकुलर व्याकरण में बंधित किया, उसके नियम बनाए पाणिनि ने। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा वो महाभारत है, पुराण है, मेडिवल संस्कृत, मध्ययुगीन संस्कृत साहित्य एंड शब्दकोश, ऑल्सो इन जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। जैन धर्मीय और बुद्ध धर्मीय जो साहित्य है वो इन ग्रीक, चाइनीज, पर्शियन लिटरेचर, जो भी ग्रीक भाषा का है, चीनी भाषा का है, फारसी भाषा का साहित्य है, वो भी इसमें लिखा गया है। इन सभी साहित्यों में भारतीय जगहों का जो जो उल्लेख है वो सारा उल्लेख इसमें किया गया है, कौन से कहाँ पर है और कहाँ पर किसे क्या कहा जाता था। जैसे जो फारसी लोग थे वो सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे, और सिंधु नदी के बैंक पर रहने वाले लोग जो है वो हिंदू, ऐसा हो गया नाम ऐसे। तो चाइनीज लोग भी इंदू बोलते हैं, आज भी इंदू बोलते हैं इंडिया को, ठीक है। ग्रीक जो है वो सिंधु रिवर से ही हिंदू हो गया फारसी में, और बाद में इंडस हो गया ग्रीक में, ठीक है, और इंडस से इंडिया नाम हो गया हमारा। फिर है विश्वकोश। द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑनरेबल श्री यशवंतराव चौहान इनिशिएटेड कंपाइलेशन ऑफ मराठी विश्वकोश थ्रू महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल विद अ व्यू टू एनहांस द स्फीयर ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो पहले जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, आदरणीय यशवंतराव चौहान, उन्होंने मराठी विश्वकोश बनाने की प्रेरणा ली और उसे काफी प्रोत्साहित किया। किसके जरिए? महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल के द्वारा मराठी भाषा और साहित्य का विस्तार बढ़ाने के लिए। द वर्क वॉज स्टार्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी। तो तर्कतीर्थ ये पदवी दी गई है उन्हें, लक्ष्मण शास्त्री जोशी जी के गाइडेंस में ये काम शुरू किया गया। इट कंटेन्स नॉलेज अबाउट ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो इसमें जितने भी विषय है उस सभी विषयों के बारे में इंफॉर्मेशन है। इट ऑल्सो कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज अबाउट हिस्ट्री। ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं जो है उनका भी उल्लेख उसमें किया गया है। भारतीय संस्कृति कोश, 10 वॉल्यूम्स ऑफ भारतीय संस्कृति कोश वेर एडिटेड एंड पब्लिश बाय महादेव शास्त्री जोशी। तो महादेव शास्त्री जोशी जी ने 10 वॉल्यूम्स मतलब 10 अंक बनाए उसके, 10 वॉल्यूम्स मतलब पार्ट, 10 पार्ट्स बनाए और पब्लिश किए भारतीय संस्कृति कोश के। These volumes contain information about Indian history, geography, various ethnic, lingual groups, local history of those groups, their festivals and their cultural aspects. भारत में भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की अलग अलग परंपराएं, जो लोकल परंपराएं हैं, वो भारत की अलग अलग भाषाएं, छोटी छोटी भी भाषाएं, हमारे देश में हजारों भाषाएं हैं। लोकल हिस्ट्री जो है फिर उसके बाद लोकल फेस्टिवल्स है कई सारे, उनके और उनकी सांस्कृतिक महत्व, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। संज्ञा कोश, देयर आर एनसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द टर्मिनोलॉजी। संज्ञा मतलब टर्मिनोलॉजी, जिसे मैंने बोला है, जैसे बायोलॉजी एक टर्मिनोलॉजी है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, ऐसे। तो ये हो गई टर्मिनोलॉजीज। तो टर्मिनोलॉजी मतलब मराठी में या संस्कृत में उसे बोलते हैं संज्ञा, संज्ञा। फॉर इंस्टेंस कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म मतलब क्या? तो कॉलोनियलिज्म मतलब एक देश ने दूसरे के ऊपर कब्जा करके उस देश की संपत्ति पूरी लूटकर अपने देश में लेके जाना, उसको पॉलिटिकली डिपेंडेंट बनवाना, उसे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बनवाना, उन्हें ऐसे, उसे बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। ये ग्लोबलाइजेशन है, वो हमने देखा है, वैश्विकीकरण वगैरह ऑफ हिस्ट्री। सच टेक्स्ट आर वेरी यूजफुल फॉर द टीचर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ऐसे जो होते हैं संज्ञा कोश वगैरह, वो इतिहास के टीचर्स को ही नहीं, स्टूडेंट्स को भी काफी काम के होते हैं। स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स ऑफ हिस्ट्री कैन फाइंड एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज। जो भी पाठशाला के शिक्षक है या महाविद्यालयों के या विश्वविद्यालयों के शिक्षक है इतिहास के, उनको ऐसे विश्वकोश, शब्दकोश बनाने में काफी उन्हें स्कोप होता है, अपना ज्ञान देने का काफी स्कोप होता है।
एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ ऑल टाइप्स रिक्वायर एक्सपर्ट्स इन हिस्ट्री। देखिए किसी भी तरह का एनसाइक्लोपीडिया हो उसे बनाने के लिए हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स लगते ही है, इतिहास तज्ञ जो होते हैं वो लगते ही है। एवरी सब्जेक्ट हैज अ डेवलपमेंटल हिस्ट्री। किसी भी कोई भी विषय चाहे हो उसकी विकास मतलब वो डेवलप कैसे होता गया उसकी कुछ इतिहास होता है, तो वो उसका ज्ञान होने के लिए इतिहास वाले लोग लगते हैं। स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री कैन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ वेरियस टाइप्स। अलग अलग विषयों के स्कॉलर्स जो होते हैं विशेषज्ञ, उन्हें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनसाइक्लोपीडियाज बनाने में। आफ्टर स्टडिंग दिस टेक्स्ट बुक यू मस्ट हैव नोटेड दैट विद स्पेशलाइजेशन इन हिस्ट्री वन कैन गेट एक्सेस टू सेवरल करियर अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस फील्ड्स। देखिए ये पुस्तक पढ़ने के बाद आपको ये एहसास हुआ होगा कि इतिहास कोई मतलब विदाउट मतलब बिन काम की चीज नहीं है, ये भी काम की चीज है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें भी काफी करियर अपॉर्चुनिटीज है, आप इसमें भी करियर कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चलता है यू कैन चूज योर फ्यूचर करियर विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन इन दिस टेक्स्ट बुक। तो आपको अगर करियर चुनना है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी है, एमपीएससी है, या फिर आईएएस है, आईपीएस है, या फिर कोई भी अगर आप करियर चुन सकते हैं, तो उसमें आपको इस टेक्स्ट बुक की इंफॉर्मेशन बहुत काम की होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सिलेबस यहाँ पर समाप्त होता है, हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को भरपूर लाइक कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। ठीक है, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको तुरंत पता लगे। ठीक है, मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं जैसे साइंस के वगैरह, तो उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वो देखिए। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।